क्या थे, हम लिख के आए थे कि कोयला पे लेके किस दिन बहस करेंगे, विस्थापन को लेकर कब बहस करेंगे, हमको क्या बहस करना है। और 8 तारीख को, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था कि 8 तारीख को शनिचर हवा छुट्टी मिलेगा, आज हम अपनी डायरी में लिख के आए थे कि जब 8 तारीख को मेरा सदन में विधानसभा के अंदर जब मेरे को मेरा बात रखने का समय आएगा, तो आज हम सरकार आसन के माध्यम से, आसन यानी जो सदन है, जो स्पीकर है, उनके माध्यम से राज्य की सरकार से आज हमारा मांग होता, डिमांड होता कि राज्य में 33% आरक्षण महिलाओं को तमाम नौकरियों में दिया जाए। ये मांग आज हम करने वाले थे, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी हो गया है, कोई बात नहीं। अभी हर एक विभाग का बजट पे चर्चा होता है। जैसे कल ग्रामीण विकास पंचायती राज के बजट पे चर्चा था, परसों कृषि विभाग के बजट पे चर्चा था, तो जिस दिन महिला कल्याण बाल विकास के बजट पे चर्चा होगा, हम आपको कह के जा रहे हैं, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। जब चर्चा होगा और उस चर्चा में जब हम भाग लेंगे, तो पूरी मजबूती के साथ कहेंगे कि हमारी बहनों को, हमारी दीदियों को, आधी आबादी को कम से कम अभी 1/3 आरक्षण इस राज्य में देने का काम करेंगे तमाम नौकरियों में, चाहे वीडियो बनने का बात हो, सीओ बनने का बात हो, दरोगा बनने का बात हो, हवलदार बनने का बात हो, इंजीनियर बनने का बात हो। इस राज्य की तमाम नौकरियों में 100 में 33 महिलाओं को सुनिश्चित करना होगा, ये मांग है। क्योंकि ये समय, ये 21वीं सदी का समय है, निसंदेह ये समय महिला सशक्तिकरण का है। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना होगा, जैसा जयमंती दीदी ने अपनी व्यथा को सुनाया, देवेंद्र दादा ने भी अपनी व्यथा को सुनाया कि हमने संघर्ष किया है, सरकारों ने प्रयास किया है, और आम जनमानस में भी एक चेतना जगी है कि समय बदला है। लेकिन इसके बाद भी हमें इस बात को मानना होगा कि आखिर ये जो समाज है, जो कई हजार सालों से जिसका अस्तित्व है, इसकी सोच कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान रही है। ये जो समाज है, इस समाज का जो आधार है, इस समाज का जो व्यवहार है, ये आपको मानना होगा। भले वो आपके भाई हैं, आपके चाचा है, आपके मामा है, या आपके पति है, या आपके कोई भी है तो पुरुष। और ये समाज का जो आचरण रहा है, व्यवहार रहा है, वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी रहा है। इसीलिए तो सन 1950 में इस देश के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 75 साल बाद आज इस देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उनको भी राष्ट्रपति बोला गया था, और आज इनको भी राष्ट्रपति बोला जाता है। यानी 75 सालों में इस पुरुष प्रधान देश को महिला के लिए वो शब्द नहीं मिला कि अगर महिला यहाँ आएगी तो उसे क्या कहेंगे। अरे भाई ठीक है, पुरुष राष्ट्रपति हो सकता है, एक महिला के लिए तो अलग शब्द होना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा शब्द चुनते राष्ट्रपति के लिए जो दोनों के लिए होता। बताइए, राष्ट्रपति महिला के लिए उचित है? यानी 75 सालों में इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को एक शब्द नहीं मिला कि अगर कोई महिला यहाँ पे आएगी तो उसे क्या कहेंगे। राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति, और प्रतिभा सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति। तो ये आपको मानना होगा, ये पितृ प्रधान सोच की देन है। अभी एक हम लोग कहावत पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मैन इज मॉर्टल। कहा भाई वुमेन कहाँ चली गई, वो अमृत भी क्या है क्या? बड़ा हमने अंग्रेजी में कहा तो मैन इज मॉर्टल। मैन बोले क्या, पुरुष। महिला कहाँ चली गई भाई? सब दोनों शब्द, दोनों को इंक्लूड कहने किए कि मैन एंड वुमेन आर इमॉर्टल, सो इमॉर्टल। तो कहीं ना कहीं जो सोच रही है, सोच हजारों सालों की है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि इस उदाहरण को देने के बाद हो सके मेरी बहुत सारी लोग आलोचना करें, हमारी बुराई, हमारा टांग खींचे, लेकिन सच बातें सुनाते। अभी सपोज है, हमारी अपने पति के जिंदा रहते अगर स्वर्ग सिधारती है, 70 साल उम्र, 80 जितना भी 100 साल ही कहना है, हम उनको क्या कहते हैं? सुहागन कहते हैं ना। यानी पति जिंदा है और अगर वो स्वर्ग सिधारती है, सुहागन। लेकिन बेचारी अगर पति पहले गुजर जाए तो अभागन। एक छोटा सा लॉजिक देखिएगा, जनरली यहाँ जितने लोग शादीशुदा हैं, भाई हम भी नहीं है और देवेंद्र का भी नहीं है, तो जितने लोग शादीशुदा है, बेटी भी नहीं की अभी, तो जितने लोग शादीशुदा है, आप थोड़ा सा स्टडी किया यही जितने हैं, नहीं करने से भी 2-3 हजार लोग हैं, इनमें से नहीं करने से भी 1000 लोग शादीशुदा है। आप हमको एक रिपोर्ट बताइए तो कि लड़का को उम्र ज्यादा है कि लड़की का? लड़का का। एक वो 2 अपवाद होगा, मुश्किल से एक वो भी, हमें लगता है यहाँ एक भी नहीं होगा।
यानी 1000 में 1000 जो शादी हुआ है उसमें लड़का 5 साल लड़की से बड़ा है, कोई 10 साल बड़ा है, कोई 4 साल बड़ा है, कोई 15 साल बड़ा है कि नहीं। और आप क्या चाहते हैं, एक तो अपनी उम्र की छोटी लड़की से शादी भी की है और चाहते हैं मेरा जीते भी तुम मरेगी तब तुमको सुहागन करेगी। यानी एक तो कम उम्र में शादी करके लाए हैं और क्या चाह रहे हैं कि हमसे 2 साल पहले ही मर जाओ भाई। हो सके मेरे इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लोग आलोचना करें कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचा जाए, ये व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि सोच पुरुषवादी है। इस समाज का निर्माण ही पुरुषवादी सोच से हुआ है। सिंपल बात है कि तुमसे शादी भी करेंगे, तुम छोटी है हमसे 10 साल और हमसे 10 साल पहले गुजर जाओ तब ठीक है। इसलिए चूंकि ढांचा पुरुष प्रधान का रहा है, बदलाव हुए हैं, संघर्ष हुआ है, महापुरुष चाहे ज्योतिबा फुल्ले रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, या तमाम महापुरुष संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 75 साल में महिला अगर इस राष्ट्र की संवैधानिक सर्वोपरि पद पर आ जाए तो उसके लिए एक शब्द नहीं खोज पाए हैं। ये भी सत्य है हमारे देश में। जयमती दी ने जो हमारी तमाम की विधायक की प्रत्याशी रही हैं, बहुत सुंदर इन्होंने कहा कि जब आप इतिहास को लिखेंगे आने वाली पीढ़ियां आपकी कसम खाएंगी। आज नारी सशक्तिकरण का दौर है और हमें पूर्ण आशा है इस दौर को सबल करने के लिए आप तमाम हमारी दीदियां, हमारी बहनें पीछे नहीं हटेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात और एक बात दीदी लोग, क्योंकि हमेशा इस विषय पे आता है पुरुष और नारी की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि नारियां कोमल होती हैं, और अक्सर कविताओं में देखिएगा, शेरो शायरी में पढ़ेगा, जब एक स्त्री की बात आती है तो कोमल, सरल, नाजुक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा, जितनी मेरी दीदियां हैं, अगर कोई इन शब्दों का आपके लिए प्रयोग करे तो उसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये विधि का निर्णय है आपके लिए, जिसने संसार को बनाया है। कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहेगुरु कहे, कोई मरान गुरु कहे, कोई बुढ़ा बाबा कहे, कोई प्रकृति कहे, जिसने भी ईश्वर, जिसने भी संसार को बनाया है उसने वास्तव में बनावट की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को मुलायम बनाया। मेरा तर्क सुनिएगा, क्यों हो सके मेरी आलोचना आप कर दें कि आप स्त्रियों के लिए मुलायम, सरल, कोमल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा तर्क सुनिएगा। अच्छा, आपने मिट्टी के बर्तन को बनते हुए देखा है? अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर मिट्टी कठोर है तो क्या वो बर्तन बनेगी? नहीं बनेगी ना। यानी मिट्टी को पानी में गीला करना पड़ता है, यानी कोमल। मिट्टी अगर कोमल बनेगी तभी वो बर्तन बनेगी। आपने लोहा को देखा है तलवार बनते हुए? क्या जो लोहा कठोर है, रड के समान है, वो तलवार बनेगा? नहीं बनेगा। उस लोहे को अगर आग में गलाएंगे, तपाएंगे, यानी कोमल, उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसे कोमल बनाएंगे, उसे नाजुक बनाएंगे, तभी वो तलवार बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कोमल उसको बनना पड़ेगा जिसको आविष्कार करना। आप बिना कोमल बने, बिना सरल बने, बिना कोमल बने आप आविष्कार नहीं कर सकते हैं। आप देखो, जंगल की लकड़ी को ले आइए, वो लकड़ी तभी सीधी होगी, जो लकड़ी टेढ़ी है वो लकड़ी तभी सीधी होगी जो कच्ची हो, यानी कोमल हो। अगर वो सूख जाएगी तो टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपको आविष्कार करना है, आविष्कार मतलब सृजन, आविष्कार यानी नया, तो आपको कोमल बनना पड़ेगा। और विधाता ने स्त्रियों को उनके गर्भ में आविष्कार का दिमाग सौंपा। ये विधाता का निर्णय है, ये प्रकृति का अटल सत्य है कि जिसको आविष्कार करना है उसे कठोर बन के नहीं कोमल बनना होगा। तो यदि आपको कोई कहे कोमल, तो भैया उसके पीछे कारण यही है कि आपके गर्भ में, आपकी कोख में, चाहे देवेंद्र महतो रहे, जयराम महतो रहे या द्रौपदी मुंडा रहे, उनका आविष्कार हुआ। हमारा आविष्कार आपके गर्भ में हुआ है, तो अगर आप कोमल नहीं होती, आविष्कार हमारा नहीं हो पाता। मिट्टी बर्तन तभी बनेगी जब वो कोमल बनेगी, कठोर मिट्टी से बर्तन नहीं बनता है। तो यदि इस तर्क को जानना होगा कि विधाता ने स्त्री के बनावट को कोमल सांचे में इसलिए ढाला है तो उसके गर्भ से सृष्टि का सृजन होना है।
और क्योंकि समय नहीं है, हमको भी फिर धनबाद जाना है, फिर सुबह रांची आ जाना है, बड़ी भागना है। इतना कहेंगे, स्त्री इस देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने अपनी कालजयी पुस्तक गोदान में लिखा है कि एक इंसान को महान बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए: त्याग, सहनशीलता और क्षमा। अगर एक इंसान में 3 क्वालिटी है, त्याग, सहनशीलता और क्षमा, तो इंसान महान है। लेकिन एक स्त्री जन्म से 3 क्वालिटियों के साथ आती है, वो जन्मजात महान है। पहला क्वालिटी त्याग। त्याग समझा? यार त्याग मतलब पप्पा के घर छोड़ के ससुरा के घर आए, त्याग है ना। सबसे बड़ा त्याग तो यही हुआ, जब जन्म कहीं हुआ, फले फूले कहीं, खेले कूदे कहीं और दौड़ के चले आए कहीं। सबसे बड़ा त्याग ये त्याग नहीं कोई कर सकता, ये जन्मजात एक स्त्री करती है, इसीलिए वो महानता की श्रेणी में आती है। क्या करते हैं ना, एक स्त्री विहीन होती है, विहीन मुझा विहीन, अरे धान लगाने से पहले विहीन लगाते हैं। हाँ, हम लोग धनबाद को कर्म विहीन बोलते हैं या अफर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? विहीने बोलते हैं। तो एक स्त्री विहीन होती है, कैसे मालूम है? ना विहीन लगता है एक जगह, लेकिन उसको उठा के फिर लगाना पड़ता है पूरे खेत में। वही होती है स्त्री, लगती है कहीं और, जन्मते कहीं और कहीं जाके संवारती है, सजाती है कहीं और। दूसरा क्वालिटी है सहनशीलता। आप समझ रहे हैं? सहनशीलता मैंने सहना। आप यही एगो उदाहरण लीजिए, यही अगर कोई दो पति पत्नी आए हैं तो उनको सामने लाइए, जिनका छोटा छोटा बच्चा हो, दोनों की गोद में छोटा छोटा बच्चा दे दीजिए, और सौभाग्य ये हो कि एक ही उसी टाइम या तो वह शौचालय कर दे या तो पैखाना करे। आप उसका भाव देखिएगा, एक मर्द का भाव देखिएगा और एक महिला का भाव देखिएगा। महिला के भाव में अंतर नहीं होगा, और मर्द कर गए इसको लेके जाओ। गलत बोल रहे हैं? सहनशीलता यानी धरती के बाद किसी में अगर सहने की क्षमता है, एक स्त्री में। छोटा तो ट्राई कर लीजिएगा, एक बच्चा पति को एक पत्नी को दीजिएगा और उसी समय वो 1 नंबर या 2 नंबर कर दे, उसके भाव से पता चल जाएगा। तो बोले तुरंत इसको दूर करो, कपड़ा बदलो, महिला कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि इस धरती, क्योंकि धरती बहुत कुछ सहती है। धरती भी एक माँ के रूप में है। धरती के बाद अगर दुनिया में कोई सहने जानती है, एक स्त्री जानती है। तीसरा क्या है? क्षमा। अभी अगर लड़का लोग झगड़ा करे, अरे फल्ला जगह हमारा झगड़ा हुआ, अरे कोई बात नहीं, पहचान के रखो कौन कौन है। 2 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 4 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 1 साल बाद पटका पटकी करेगा, मेला के बदले अगला साल बाद मेला में बदला हुआएगा। अब सोच के देखिए, अगर स्त्री का भी वही व्यवहार हो जाए तो देश में रोज नया महाभारत होगा। इसलिए स्त्री क्या करती है कि जाओ माफ कर दिया, तुम हमको दुख दिया, तुम हमको सताया, तुम हमको धोखा दिया, तुम हमारे साथ क्या किया, जाओ अपना दिल को बड़ा किए, तुमको माफ कर दिया। एक जीवन काल में अपने बाल्य काल से युवा अवस्था से लेके इस संसार को त्यागने तक एक स्त्री जितना लोगों को माफ करती है, शायद ही कोई कर पाए। माफ यानी क्षमा कर। इसलिए आज नारी दिवस के अवसर पर मैं तमाम दीदियों से, तमाम बहनों से आग्रह करूंगा कि 21वीं सदी आपका है, बस आप सार्थक होकर एक दिशा में चलने का काम करें। अंत में इतना ही कहेंगे, क्या 21वीं सदी की नारी है ये केवल बेलन लेकर रोटी ही नहीं पकाती है, ये बेलन लेकर केवल रोटी ही नहीं पकाती है, जरूरत पड़े तो बम लेकर दुश्मनों के कैंप भी फोड़ आती है। ये 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। ये 21वीं सदी की नारी, ये 21वीं सदी की नारी है। ये केवल पर्दे के पीछे से शर्माती नहीं है,
ये 21वीं सदी की नारी है, घूंघट की आड़ में केवल शर्माती नहीं है। अगर हक की बात आए, अधिकार की बात आए, तो सामने से शेरनी की तरह घुर्राती भी है। ये 21वीं सदी की नारी। तो आज जितना भी दीदी मन बहन मन आइले हा, हाटले हा, जुटले हा, तो ही के एगो बतिया साफ साफ बोले चाहिए कि भाई मन के जब तोहनी के जरूरत पड़ता है, सड़क में पड़ता है तो सड़क में तोहनी के साथ ही है, सदन में पड़ता है तो सदन में तोहनी के साथ ही है। इसलिए आज एक भाई होने के नाते हम इनके जहां तोहनी के जरूरत पड़ता है तोहनी के साथ खड़ा रहो। हाँ, थोड़ा सा आवे में लेट है सकल है, क्योंकि हमारे घर है धनबाद, तो आवे में थोड़ी मनी लेट है सकल है, लेकिन अगर तोहनी के संदेश हमारे तक पहुंचला है कि तोहनी कोई दुख दुखवास में हा, तो निश्चय ही तोहनी बीच हम उपस्थित रहो। बाकी ज्यादा समय ना बोलत है, बहुत दूर जाए घर भी जाना है, लगभग 3 साढ़े 3 घंटा का रास्ता है, फिर बिहाने घूर आना है। तो सेले आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। अब जिस दिन महिला विकास, बाल कल्याण, सामाजिक कल्याण के बजट पे चर्चा परिचर्चा करते, उस दिन महिला के आरक्षण के लेकर बात के मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर उठे।